शुरुआत करते हैं बेहद खास मुद्दे के साथ। भारत ने बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करते ही चांद की सतह पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, इस सफलता के बाद बच्चों में और बच्चों के माता पिता में अपने बच्चों को स्पेस करियर से जुड़े पढ़ाई करने और कराने की इच्छा अब जग गई है। तो चलिए आपके बच्चों को अंतरिक्ष की पढ़ाई करवाते हैं और क्या पता वो कल इसरो या नासा से जुड़कर देश का नाम ही रोशन कर ले। इस खास पेशकश में मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सुदर्शन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, IIT बॉम्बे; श्वेता रजनी, हेड म्यूचुअल फंड्स, आनंद राठी वेल्थ; डॉक्टर प्रतिभा जैन, फाउंडर और CEO एडुबोर्ड कंसल्टिंग। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और प्रोफेसर सुदर्शन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पेस साइंस से जुड़ी पढ़ाई या करियर देश में पहले नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब भारत ने इतिहास रच दिया है और लगातार हम देख रहे हैं कि भारत इस तरह के सफलताएं प्राप्त करता आ रहा है, और ऐसे में ये जो पढ़ाई लिखाई है या इस तरह का जो करियर है, अब ये तूल पकड़ रहा है। माता पिता तो छोड़िए, माता पिता को तो सपना होता ही है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे करियर की ओर बढ़े, लेकिन बच्चों में बहुत उत्साह आ गया है। बचपन में ही जब भी पूछते हैं बच्चों को तो कई बच्चे कहते हैं कि जी डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। तो मेरे ख्याल से अब उसको लेकर वो वाली सोच अब इम्प्लीमेंट हो रही है। तो किस तरह की पढ़ाई होती है स्पेस साइंस में प्रोफेसर साहब, और किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाता है, बताएं कुछ इसके बारे में। जी, सो बेसिकली स्पेस साइंस में करियर बनाने के लिए +2 के बाद जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होता है। इसमें 4 IITs एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोग्राम ऑफर करते हैं बैचलर्स का, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल बैचलर्स का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके बाद मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स भी होते हैं, और कुछ एक बच्चे जो हैं इनमें स्पेस साइंस सेक्टर में बैचलर डिग्री के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। IITs में जो एडमिशन है वो JEE मेंस और JEE एडवांस के थ्रू होता है। गेट एग्जाम के एंट्रेंस के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन होता है, और वैसे ही PhD के लिए होता है। तो बेसिकली जब हम इन इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करते हैं तो इनमें 4 स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस होती हैं जिनमें जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जैसे पहला होता है एरोडायनामिक्स, जिसमें कि अपने जो एरोस्पेस व्हीकल्स होते हैं जैसे लॉन्च व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट, उनकी शेप कैसे होनी चाहिए। दूसरा स्पेशलाइजेशन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है कि हमें एक स्टर्डी और रिलायबल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है। तीसरा हमारा होता है एरोस्पेस प्रोपल्शन, जिसमें हम रॉकेट इंजन्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और उनकी एडवांसमेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। और चौथा होता है नेविगेशन एंड गाइडेंस, कि बेसिकली जब हमें जाना है तो हमें कौन सा ट्रेजेक्ट्री चूज करना है, और हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है सैटेलाइट्स के थ्रू या स्पेसक्राफ्ट्स के साथ। तो ये बेसिक पढ़ाई होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और इसमें फिर आगे की एडवांस रिसर्च भी होती है। तो इसके थ्रू जो है हम अपना कैरियर जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बना सकते हैं। ये काफ़ी विस्तार से आपने तमाम कोर्सेज की जानकारी दी और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ये प्लान करना होगा। लेकिन प्रतिभा जी, ये सब सफलताएं देखकर अगर आपके मन में भी आ रहा है कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, इसरो में काम करना है, नासा में काम करना है, एक तो बात होती है सपने देखना और दूसरी बात होती है रियलिटी चेक। क्या आप में वो काबिलियत है कि आप इस तरह की पढ़ाई लिखाई कर सके? ये एक बच्चा और उनके माता पिता जो शायद ये सपने अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, वो कैसे इस बात का पता लगाए? सॉरी, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बोला कि कोई भी एस्पायर कर सकता है कि वो इसरो या नासा के साथ काम करे, बट इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक साइंस, जरूरी नहीं कि मैं एस्ट्रोनॉमी साइंस पढ़ूं, बट साइंस फिजिक्स का एक पैशन होना चाहिए, और मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये हमें 9th 10th 11th में भी पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा एकदम इसके ऊपर जी जान से 24 घंटे इसमें अपनी मर्जी से इन्वॉल्व रहता है और उसको पढ़ने का शौक है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने
करने का शौक है तो एक साइंस की प्रवृत्ति जो हम बोलते हैं ये बहुत जरूरी है। और फिर कोई भी इंजीनियरिंग, सो एरोनॉटिकल तो एक बात, पर हर यूनिवर्सिटी एरोनॉटिकल नहीं देती। तो मेरे हिसाब से, एंड प्रोफेसर साहब एक बेटर गाइड है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आज आप देखिए जिसने भी ये यंत्र बनाया है उसमें सारे मिलकर, सब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स मिलके एक यंत्र बनाते हैं। तो तकरीबन सबका योगदान होगा, सबका इसमें। कोई भी अगर साइंस में इंटरेस्टेड है और एक बेसिक एमटेक बीटेक करता है वो जा सकता है इसमें। जरूरी नहीं कि अंडर ग्रेड की 12th के बाद ही मैं एस्ट्रोनॉमी करूं या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि उसकी चॉइसेस कम है। मास्टर्स के लेवल पे आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, उसके पीएचडी के लेवल पे आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अगर आप साइंस एक बेसिक करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स सारे आईआईटीज देते हैं, बट हर एक यूनिवर्सिटी नहीं देती। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, वो भी एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो साइंस की एक प्रवृत्ति को एक निखारता है, कि उसमें फंडामेंटल एजुकेशन देता है। फिर कोई भी जिसमें रिसर्च का पेशेंस है, एक बारीक चीज के लिए बहुत महीनों तक वो एक बारीकी को रिफाइन करने की जो एक एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है। आराम से पेशेंस कि भी मैं एक ही चीज को बहुत महीनों तक डीप पढ़ सकता हूँ, वो एक प्रवृत्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। एक एक चीज को रिफाइन करने में सालों लग जाते हैं। तो वो साइंस, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग सारे मिलके इसमें भाग लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। तो एक सवाल मुझे प्रोफेसर जी से पूछना है, उसके बाद मैं आऊँगी श्वेता के पास भी, क्योंकि हमें खर्चों की भी तो प्लानिंग करनी है। बच्चे तो सपना देख लेंगे लेकिन माता पिता को ही है उसके लिए फाइनेंस करना होगा। तो प्रोफेसर साहब, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज जो आप इस स्पेस करियर में ऑप्ट कर सकते हैं वो कौन कौन सी होंगी? एस्ट्रोनॉट बनना, आप रिसर्चर बन सकते हैं जो प्रतिभा भी बोल रही है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। किस किस तरह की नौकरियाँ हैं और किस किस तरह के पद हैं जो मिल सकते हैं? जी, इसमें जैसे प्रतिभा जी ने मेंशन किया कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉट बन के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब कि नीचे से सपोर्ट लेके टॉप तक सपोर्ट चलता रहता है। जैसे कि इसरो में टेक्नीशियन लेवल से लेके टॉप इसरो चेयरमैन श्री सोमनाथ जी तक हर कोई जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। श्वेता, आपके पास आऊँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब थोड़ा सा गाइडेंस देना माता पिता को और बच्चों को भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत पढ़ाई लिखाई से करें, कि जो भी कोर्सेज़ की हमने बात की है वो कोर्सेज़ कहाँ कहाँ हैं, देश में, विदेश में, उसके बाद हम खर्चों की बात करेंगे। पहले जगह बताएं। जी। तो जैसे प्रोफेसर साहब और प्रतिभा जी भी बता रही थी, अगर आप देश में देखें तो आपके पास इंस्टीट्यूट्स है, आपके पास आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये आपके कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत में हैं। अगर आप यूएस और यूके चले जाएं तो वहाँ भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ ये कोर्सेज होते हैं। आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप यूके में चले जाएं आपके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे कुछ जगहें हैं जहाँ जो टॉप की मानी जाती है इन कोर्सेज के लिए। इसके अलावा प्रतिभा, इसके अलावा आप ये बताएं कि खर्चों के लिहाज से कितनी प्लानिंग आपको करनी होगी? वैसे हमेशा हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इस तरह के जो लक्ष्य हैं वो बांध लेने चाहिए, लेकिन अब कई बार हम देखते हैं कि बच्चों का जो मन होता है वो अपने करियर को लेकर और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बदलता भी रहता है। ठीक है, तो एक तो कितना एक्सपेंस है इस तरह की पढ़ाई का देश में और विदेश में, और साथ ही प्लानिंग कब से शुरू कर सकते हैं? प्लानिंग तो मेरे हिसाब से बच्चों की एजुकेशन की 9th से शुरू हो जाती है, बट बजट के हिसाब से इंडिया सबसे बेस्ट है। अगर आप सोचे कि भी बजट आज आईआईटीज का 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख साल का जाता है, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको 50,000 से समझो 3 लाख साल में अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाती है, और ये 4 साल की पढ़ाई है। अगर आप बाहर जाते हैं
तो आपका बजट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको अगर जैसे MIT, स्टैनफोर्ड अगर देखते हैं, अगर US में जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उनका कम से कम नहीं तो 60-70 लाख साल का पर ईयर का खर्चा है। और अगर आप जर्मनी जाते हैं तो 30 लाख का खर्चा है। अगर आप, तो मेरे हिसाब से 30 से 60 लाख की रेंज है एक साल की। तो 4 साल अगर आप सोचते हैं तो उसके हिसाब से आपको जितनी जल्दी आप बजट कर लें, जितनी जल्दी, आजकल लोन्स भी मिलते हैं, आजकल स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अगर आप, बच्चा अगर विस्तार होशियार से है, इस पर बात कर पाएगी क्योंकि प्लानिंग कब से करनी है और कहाँ कहाँ निवेश करना है। तो श्वेता, प्रतिभा जी तो बोल रही है 30 से 60 लाख का खर्च बैठता है, ठीक है, एक साल का। थोड़ा सा और बारीकी में जाकर आप बताएं क्या क्या खर्च है, और विदेश में अगर कोई जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये खर्च थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, करेंसी डिफरेंस भी आता है, और किस तरह से निवेश की प्लानिंग की जाए। जी, मैं इसको 2 हिस्सों में बाँट देती हूँ। अगर आप जी देश में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे प्रतिभा जी कह रही थी 12 से 15 लाख पूरे कोर्स का खर्चा होगा। लेकिन यही अगर आप विदेश जा रहे हैं तो 30 लाख कम से कम आपका 1 साल का खर्चा है। तो अगर आप पूरे कोर्स का देखें तो मैं बहुत कम से कम बोल रही हूँ कि आपको करीबन 1 करोड़ का खर्च तो हो ही जाएगा। ये आज की लेवल का खर्चा है। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। और जहाँ तक हम देखते हैं इन्फ्लेशन 8 से 9% की चलती है। इसका मतलब ये कि ये जो खर्चा आप आज का देख रहे हैं, अगर इसको मैं 10 साल बाद देख रही हूँ, क्योंकि आप शुरुआत प्लानिंग की करोगे कम से कम 10 से 15 साल पहले से। तो अगर आप एक तरह से ये बोला जाए कि बच्चा जैसे 3 से 4 साल का होता है, आपने आपकी प्लानिंग शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्योंकि 20 से लेके 1 करोड़ तक की रेंज है जहां आपको ये जमा पूंजी आपकी जमा करनी है। तो शुरुआत करें जितना जल्दी हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। समझ लीजिए आपको 1 करोड़ की कुल राशि चाहिए और ये आप SIP के तौर पे अगर शुरुआत करते हैं, 12% की एक ग्रोथ रेट हम जो इक्विटी के लिए मान के चलते हैं, 10 साल में अगर आप हर महीने 40,000 की SIP करेंगे, तो 10 साल में आप 1 करोड़ पहुँच जाएँगे। अब यही अगर आपके पास 5 साल का समय है, तो आपको SIP 40,000 की नहीं, फिर 1,20,000 की करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको शुरुआत करें। मैंने इन्फ्लेशन कहा, आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है, ये तो हम पढ़ाई का खर्च बोल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपका ट्रैवल का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, आपकी एंट्रेंस फी का खर्चा, ये सब भी आपको मिला के फिर देखना चाहिए आपका गोल अमाउंट क्या होगा। और फिर एक स्टेप पीछे लें, इन्फ्लेशन ऐड कर लें। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो रुपये की डेप्रिसिएशन है, आप उसको भी ध्यान में रखें। ये कुल मिला के आपको कितनी एक अमाउंट चाहिए रहेगी, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाती है। फिर आप जितना पीछे अपना लंबा समय कर सके, 10 साल 15 साल, वो ध्यान में रखते। तीसरी बात, अगर आपके पास 10 साल के ऊपर का समय है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, जहां से आपको 12 से 14% की एक ग्रोथ रेट मिल सकती है। 80 से 90% आप इक्विटी में डाल दें, 10 से 20% आप डेट में डाल दें। जैसे जैसे आपका समय नजदीक आते जाए आपके खर्च के लिए, अब जैसे समझे इंजीनियरिंग में जाना है, 2 साल बचे हैं, ये रेशियो आप चेंज कर लें। फिर आप 50% इक्विटी में रखें, 50% डेट में रखें। तो जैसे जैसे कोर्स के नजदीक आए, डेट का पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते चले, इक्विटी कम करते चले। और अगर आपके पास लंबे समय है तो फिर मैं कहूंगी 8 से 10 फंड आपके इक्विटी साइड पे आप चले। और हर 2-3 साल में ये रिव्यू करें कि क्या ये आपको आपके लक्ष्य के नजदीक ले जा रहा है या आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। श्वेता, काफ़ी विस्तार से आपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की है और काफ़ी हद तक ये जो पूरा फाइनेंशियल ट्रैक है जो फॉलो करना है माता पिता को, उसकी आपने काफ़ी बारीकी से जानकारी दी है। लेकिन प्रोफेसर जी, सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं इसरो या इवन नासा का पूछना चाहूँ तो वो क्या होता है? किस तरह के कैंडिडेट्स को वो पसंद करते हैं और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मैं पहले इसरो और जैसे DRDO भी एक हमारी
प्रोमिनेंट रिसर्च एजेंसी है देश में। तो इनमें बेसिकली ये पहले एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में वो बताते हैं कि उन्हें किस किस एरिया में साइंटिस्ट चाहिए। उसके बेस में फिर एक रिटन एग्जाम पूरे देश में कंडक्ट किया जाता है। उसके पश्चात जो है वो फिर इंटरव्यूज लेते हैं और इंटरव्यूज के बाद जो है साइंटिस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाता है। इसरो में भी यही क्राइटेरिया फॉलो होता है। फिर वो साइंटिस्ट जो है वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट जो है वो लॉन्च व्हीकल के ऊपर, रॉकेट्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ जो है उनकी ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग पे काम करेंगे, कुछ उनके इंजन डिजाइन पे काम करेंगे। तो ऐसे जो है बेसिकली द प्रोसेस फॉलो होता है। इस नासा में भी टिपिकली यही प्रोसेस होता है, बट वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बजाय जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से रेफरेंस के थ्रू ज्यादा जो है रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके। प्रतिभा जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार कोर्स कर लिया और उसके बाद आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मौजूदा स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से जो इस तरह की पढ़ाई अगर कर रहे हो तो अपने आप को अपग्रेड, अपस्किल करने के लिए उनके पास और क्या रास्ता है और किस तरह से वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि जो पूरा उनका CV है वो और भी दमदार लगे। पढ़ते पढ़ते भी आजकल रिसर्च करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। अंडरग्रेड में भी, बीटेक करते हुए भी वो लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इसरो खुद समर कैंप करता है और नासा भी एक स्टूडेंट के लिए स्पेशल समर कैंप करता है जहाँ स्टूडेंट्स वहाँ विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एक कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो रिसर्च आप BSc, बीटेक, आप MTech, PhD आप पढ़ते जाइए और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप इसरो में अगर आपको मिलता है तब आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो इसमें पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। और इंटरडिसिप्लिनरी भी बहुत है। मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रॉनिक सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक वाले को डिजाइन सीखना है। इसमें अपस्किलिंग, लैटरल स्किलिंग की कंटिन्यूस जरूरत है। और अब यूनिवर्सिटीज अलाउ कर रही है, आपको जितनी देर तक पढ़ना है आप पढ़ते जाइए और अपनी स्किल्स को ऐड ऑन करते जाइए। श्वेता, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम लोन पर भी बात कर लें, एजुकेशन लोन पर। और देखिए, नॉर्मल अगर हम इन्फ्लेशन देखें श्वेता, उसके मुकाबले अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इन्फ्लेशन की बात करें सॉरी, और एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है ना। 12 से 14% के आसपास हम देखते हैं सालाना जो है ये पहुंची होती है महंगाई दर। तो अब ऐसे में मान लीजिए आपके पास प्लान तो है पूरा आगे बढ़ने का, फाइनेंसेस नहीं है, निवेश नहीं कर पाए, टाइम पर शुरू नहीं कर पाए, तो अब निवेश क्योंकि आपने शुरू किया है थोड़ा सा देर से तो पर्याप्त पैसे आपके जमा नहीं हो पाएंगे, लोन कैसे आप ले सकते हैं इस पर? जी कविता जी, जैसे आपने कहा, अगर आपके पास लंबा समय नहीं है प्लानिंग करने के लिए, तो आजकल बड़े आसानी से आपको एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। एजुकेशन लोन आपका जो कॉलेज फी है उसका करीबन 85% तक का आपको लोन मिल जाता है। और 15% आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप डोमेस्टिक एजुकेशन, भारत की एजुकेशन का देखें तो आपको एजुकेशन लोन्स करीबन 9 से 10% पे मिल जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन लोन्स दे रहे हैं तो ये भी 10 से 12% के रेंज में आपको मिल जाते हैं। अगर आप बहुत ही देर हो चुकी है प्लानिंग में, तो फिर एक रूट आपका स्कॉलरशिप्स का भी रहता है। नासा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट के 1-2 स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं। आप उसे भी ध्यान में रख सकते हैं एक चीज। लेकिन लोन की हम बात करें तो 80% कम से कम आपको लोन मिल सकता है आपके एजुकेशन फी का। उसके अलावा जो खर्चा है वो आपको ही उठाना पड़ेगा। और आप लोन 5 साल 10 साल उस समय तक का ले सकते हैं, सो दैट आप जब पढ़ाई खत्म करके आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी करियर की, तो फिर आपकी EMI की प्लानिंग आप उस हिसाब से करें। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर आप भी अपने आप खुद के लिए या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही कोई सपना बुन रहे हैं तो आज कम से कम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के ज़रिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान आप होगा।
निवेश भी शुरू कर सकते हैं, साथ ही कोर्सेज की भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए प्रोफेसर साहब। और प्रतिभा, श्वेता हमारे साथ बनी रहेंगी क्योंकि ब्रेक के बाद हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे।